नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सुबह के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 8 की बात, जिसमें हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी खबरें। और शुरुआत कन्नौज से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। ट्रक में पीछे से टकराई थी तेज रफ्तार कार। लखनऊ से बालाजी दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे थे। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन हादसा इतना जबरदस्त था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। लखनऊ से बालाजी दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे थे, इसी बीच ये हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक से पीछे से ये तेज रफ्तार कार टकराई है और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी भीषण थी कि 6 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग लखनऊ से कार में सवार होकर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। रोड पर एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हुआ था, जो कि 1 बजे के टाइम पे हुआ और सारे जो 6 मरीज आए थे, जिसमें सारे मृत अवस्था में लाए गए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 3 बजे के आसपास आए गए सारे मरीज। मृतकों की संख्या कितनी है डॉक्टर साहब? 6। और अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 80वां दिन है। टीकरी बॉर्डर के पास संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत है। पीडीएम कॉलेज बहादुरगढ़ बाईपास पर भी किसान की महापंचायत। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर नवरीत की श्रद्धांजलि यात्रा में 10,000 किसान शामिल होंगे। देश भर में किसान पंचायतों का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, 80 दिन हो गए हैं आज किसान आंदोलन को, यानी पिछले 80 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहां से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और 80 दिन से लगातार उनका यह आंदोलन जारी है। और अब महापंचायतों का दौर भी पूरे देश में चल रहा है, जिसमें किसान अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए सीधा दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं। अविनाश, आज 80 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, अपना आंदोलन शुरू किए हुए। आज की अगर बात कर लें तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें किसान आंदोलन में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो आज जो तमाम सारे किसान नेता हैं वो टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से रामपुर के रहने वाले युवक की मृत्यु हुई थी आईटीओ के पास, उसको श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम सारे बॉर्डरों पर, गाजीपुर बॉर्डर पर विशेष तौर पर तमाम सारी भीड़ जो है वहीं पर जाएगी। अगर बात करें तो अब किसान मोर्चा पहली तो तैयारी कर रहा है कि 18 तारीख को जो रेल रोको उसका अभियान है उसको किस तरीके से सफल किया जाए। 12 बजे से 4 बजे तक की कॉल दी गई है कि पूरे देश भर में रेल रोका जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आज की रणनीति ये होगी, जब आज बैठक होगी, कि रेल रोको अभियान को कैसे सफल किया जाए। उसके साथ साथ किसान अब ये रणनीति बना रहे हैं कि दिल्ली पैदल मार्च करना है, यानी कि जितने भी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं वहां से वो दिल्ली पैदल मार्च करेंगे और इसको लेकर भी अब रणनीति बनाई जा रही है। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से पिछले 80 दिनों से किसान नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी ओर से जो प्रस्ताव दिया है उसी पर वो अब तक अडिग है। उसके बाद अब किसान आंदोलन तेज करने के लिए रणनीति बना रहे हैं कि कैसे आंदोलन तेज करके केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, जिससे कि ये तीनों नए कृषि कानून को वापस लिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। फिलहाल वो आज की रणनीति यही होगी कि किस तरीके से 18 फरवरी को जो रेल रोको अभियान है उसको सफल किया जाए और आगे कैसे पैदल मार्च के लिए दिल्ली कूच किया जाए। ये रणनीति आज किसान नेता आपस में बैठ के बनाएंगे। बिल्कुल, ये रणनीति आगे बनाई जाएगी। लेकिन जैसे अविनाश आप जानकारी दे रहे हैं कि आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जाएगा रामपुर के उस किसान के लिए जिसकी मौत हो गई थी आईटीओ में हो रहे प्रदर्शन में, और 10,000 इसमें किसान सम्मिलित होंगे। इसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी जरूर की होगी। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर जो है और चाहे टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर हो, तीनों जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स बल तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान तैनात है। आज चूंकि किसानों की भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आज अतिरिक्त फोर्सेस को तैनात किया गया है, लेकिन किसी को आने से रोका नहीं जाएगा। अब किसान जो भी आना चाहते हैं वो गाजीपुर बॉर्डर में जाए, शांतिपूर्ण तरीके से जो उनका धरना स्थल है वहाँ पर वो बैठे। उनके जो धरना स्थल का एरिया है उसमें पुलिस किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर शांतिपूर्ण छोड़ के कोई और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं तब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए जो किसान आना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर आए, नवरीत सिंह जिसकी श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया गया है उसको श्रद्धांजलि दे और वहां से जा सकते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि पुलिस लगातार 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद से चौकसी बरत रही है और लगातार कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। किसान हैं जो लगातार अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और अव्यवस्था ना हो। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर यह है कि कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती अभी भी फरार है। 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस ने मोती पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। वारदात की रात मोती के भाई का एनकाउंटर जरूर पुलिस ने किया था। कल पुलिस ने मुख्य आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कासगंज का कातिल आखिरकार कहां है और अभी तक पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाई है। जबकि प्रदेश के डीजीपी ये कहते हैं कि हम इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी मोती जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें एक सिपाही शहीद हो गए थे जबकि दारोगा को गंभीर चोटें आई थी, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वो मोती अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, देखिए सबसे बड़ा और गंभीर सवाल तो यही है कि 5 दिन बीत गए और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वो आरोपी जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया वो अभी तक गिरफ्त से दूर है। देखिए बिल्कुल, देखिए पुलिस के इकबाल को चुनौती दी और पूरे प्रदेश में एक गलत मैसेज किया। देखिए पुलिस हमारे सेवा के लिए दिन रात 24 घंटे लगी रहती है और ऐसे में अब 5 दिन बीत चुके हैं। शहीद का परिवार इंसाफ मांग रहा है। उनका कहना है कि मेरे बेटे ने कर्तव्य की बलवेदी पर अपना न्यौछावर दिया है और ऐसे में जो कातिल है वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की प्रोफेशनलिज्म पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एहलकार को उसी दिन यानी 9 तारीख को ये घटना है, 10 तारीख को सुबह सुबह उसको ढेर कर दिया है, लेकिन जो दूसरा उसका जो भाई है, छोटा भाई मोती राजपूत, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। कई सारे जिलों की टीमें लगी हुई हैं और लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कहाँ छिपा हुआ है, कैसे छिपा हुआ है और पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई। विक्रू कांड में जिस तरह से विकास दुबे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके पुलिस लेकर आई, लेकिन यहाँ पुलिस एक आरोपी जरूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नवाब, लेकिन बाकी आरोपी पूरी तरह से फरार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ शराब को लेकर जो अवैध काला कारोबार चल रहा था और पुलिस की मिली भगत से चल रहा था। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल सीधे सीधे खड़े होते हैं कि जो ईमानदार पुलिसकर्मी होते हैं वो ऐसे बेईमान पुलिसकर्मियों की वजह से मारे जाते हैं जो पहले से पुलिसकर्मी इनको संरक्षण देते आए हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए 5 दिन हो चुके हैं, 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। लगातार जो आईजी रेंज हैं पीयूष मोडिया उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो एसपी कासगंज है मनोज सोनकर, लगातार उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और उनके लिए बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों नहीं परिवार के लोग वाला वो मुख्य आरोपी अभी तक क्यों पुलिस की गिरफ्त से दूर है, कहां पर कमी छूट जा रही है जो उसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एलडीए का सबसे बड़ा भूखंड घोटाला सामने आया है। गलत डेटा से भूखंड आवंटन के 498 मामले सामने आए हैं। जांच में 139 मामले में गलती पकड़ी गई। सीबीआई जांच में 413 भूखंड की फाइलें गायब थीं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये सबसे बड़ा भूखंड घोटाला सामने आया है। सीबीआई जांच में 413 भूखंड गायब निकले। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गलत डेटा से भूखंड आवंटन के 498 मामले सामने आए हैं। जांच में 139 मामले में गलत पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई जांच में 413 भूखंड की फाइलें भी गायब मिली हैं। तो ये बड़ी खबर जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई है। शैलेश अरोड़ा को रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। शैलेश, एलडीए को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये लखनऊ विकास प्राधिकरण अब घोटाला विकास प्राधिकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं और ये भूखंड घोटाला, क्या कुछ जानकारी? प्राची, देखिए निजी कंपनी के हाथों में डेटा फीडिंग का सारा काम था और उस कंपनी ने एलडीए के लोगों के साथ मिली भगत करके जो मूल आवंटित थे उनके नाम हटा दिए, दूसरों के नाम पर आवंटन करके एलडीए को करोड़ों रुपए का चूना लगाया।
अगर बात करें एलडीए के अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो वो इसको अभी तक का सबसे बड़ा भूखंड घोटाला मान रहे हैं। वजह यह है कि इससे पहले जानकीपुरम योजना में एक घोटाला सामने आया था और उस समय सीबीआई के पास जांच जाती है। सीबीआई जब जांच करती है तो जानकीपुरम योजना में 413 भूखंड के आवंटन में गड़बड़ी मिली थी। हालांकि जब बाद में जांच आगे बढ़ी तो पुष्टि जो थी वो 139 भूखंड की हुई थी। लेकिन इस बार का जो घोटाला है उसमें अगर हम बात करें आंकड़ों की तो देखिए 498 ऐसे मामले सामने आए हैं। देखिए शुरुआत हुई थी करीब 52 मामलों से, जब फाइलें गड़बड़ मिली थी उसके बाद एलडीए के वीसी ने इस पूरे मामले में जांच बैठाई थी। एलडीए के जो सचिव हैं पवन गंगवार, उन्होंने जांच को आगे बढ़वाया था और जब ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो परत दर परत ये घोटाला खुलता चला गया और उसके बाद ये इतना बड़ा घोटाला निकल कर सामने आया है कि सभी वहां पर हैरत में है कि कैसे अंदर अंदर ये खेल किया जा रहा था। जो मूल आवंटी थे उनके नाम की जगह दूसरों के नाम की फीडिंग की जा रही थी। ये पूरा खेल जो था वो निश्चित रूप बिल्कुल से शैलेश, ये तमाम वो गंभीर सवाल हैं जो इस घोटाले के सामने आने के बाद खड़े हो जाते हैं और सवालों के घेरे में एलडीए के कर्मचारी आ जाते हैं। आप बने रहिए शैलेश, हमारे साथ आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई मिल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं। 12 महिला, 27 ओबीसी और 16 एससी पद आरक्षित है। आपको बता दें ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं, जबकि 113 महिला, 223 ओबीसी और 171 एससी कैटेगरी के लिए हैं। और ऐसा पहली बार है कि 5 पद एसटी कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित हैं। 9,739 महिला सीट, 15,712 ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, 12,045 एससी जबकि 330 एसटी के लिए रिजर्व हुए हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधानों के लिए 58,194 आरक्षित हैं, जबकि 19,659 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक बार फिर से हम शैलेश का रुख कर लेते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, अब पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण की भी घोषणा हो गई है, आपके पास क्या डिटेल्स? प्राची, देखिए जो जिला पंचायत के अगर हम अध्यक्षों की बात करते हैं तो 75 जिलों में 25 ऐसे पद हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इनमें 6 पद जो है वो एससी के लिए और 7 जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं महिलाओं में। यानी 1/3 पद जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इसी तरह से जो बाकी पद है, चाहे वो ग्राम प्रधान के हो, चाहे वो सदस्यों के लिए बात की जाए, ब्लॉक प्रमुख की बात की जाए, तो उनमें भी आरक्षण जो है वो लागू किया गया है। जैसे अगर बात करते हैं जो ग्राम प्रधान के पद है तो उनमें देखिए कुल 58,000 पदों में से 20,000 से ज़्यादा पद जो है वो आरक्षित वर्ग के रखे गए हैं। इसी तरह से बाकी पदों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। पूरी आरक्षण की जो व्यवस्था है प्राची, ये की गई है रोटेशन के हिसाब से। यानी जो पद पिछली बार जिस श्रेणी के लिए, जिस वर्ग के लिए आरक्षित था, उसको इस बार उसके लिए आरक्षित नहीं किया गया। पिछली बार अगर कोई पद एससी के लिए आरक्षित था तो इस बार वो ओबीसी का हो सकता है, ओबीसी कैंडिडेट ना मिले तो जनरल का हो सकता है। इसी तरह से पिछली बार अगर कोई ओबीसी का था तो वो इस बार जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एक रोटेशन की व्यवस्था जो लागू की गई है, उसी के हिसाब से 75 जिले में ये आरक्षण लागू किया गया है और उसी के तहत पदों का निर्धारण जो है, जनसंख्या के हिसाब से पदों का निर्धारण। बिल्कुल, तमाम जो तैयारियां हैं वो अब हो चुकी हैं और सुगबुगाहटें और तैयारियां जो हैं तेज नजर आ रही हैं। आप बने रहिए शैलेश हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और खबर लखनऊ से ही है, जहां राज्य भंडारण निगम में फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी पत्र से श्रमिकों को परमानेंट कराने की कोशिश की गई है। फतेहपुर और सीतापुर के डीएम को पत्र लिखा गया। पत्र में 1197 श्रमिकों को परमानेंट करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें सीतापुर, फतेहपुर में फर्जीवाड़ा सामने आने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन के लेटर हेड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक और घोटाला, एक और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। राज्य भंडारण निगम में फर्जीवाड़ा हुआ है। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे तपोवन त्रासदी की, जिसमें राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और अब तक 38 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और अभी टनल के अंदर, जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की लगातार कोशिश की जा रही है, फंसे होने की जानकारी लगातार मिल रही है, उस टनल में भी लगातार घुसने की कोशिश की जा रही है तमाम रेस्क्यू दलों की तरफ से। फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान लगातार मौजूद हैं।
और सीधा रुख चमोली का ही हम कर लेते हैं। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले आप आज की ताजा अपडेट हमें बताइए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है और आज क्या उम्मीद है? प्राची, देखिए, कल का घटनाक्रम आपको याद होगा। एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने दिखाया था कि किस तरह से ड्रिलिंग हो रही थी। ड्रिलिंग तो सक्सेसफुल रही, लेकिन जब वो जो ड्रिल की जो निडल होती है, जिन्हें बिट्स बोलते हैं, तो उनको जब निकाला जा रहा था तो 2 बिट्स खुल गई और 2 बिट्स तो वापस आ गई और 2 नीचे की तरफ रह गई। तो 13 मीटर का जो होल किया गया था, 13 मीटर जो ड्रिल की गई थी, तो वो जो लास्ट वाली जो 2 निडल थी, तो वो वहीं पर फंस गई और उनको निकालने के लिए एक फिर हैवी मशीन बुलाई गई रात में। तो अभी केवल वहाँ काम शुरू करने से पहले जितना भी वहाँ नीचे से मलबा आया है या बहुत सारी दूसरी जो चीज़ें हो जाती हैं, पानी का रिसाव वहाँ लगातार रहता है, मलबा पीछे से आता रहता है, उसको हटाने का काम चल रहा है। अभी वो जो हैवी मशीन आई है वो अभी जो ड्रिल की जो बिट्स फंसी हैं उनको निकाल कर एक 1.5 फीट चौड़ा एक होल करने की कोशिश करेगी। एक 1.5 फीट चौड़ा होल करने के बाद अभी जैसे ये बिट्स निकलेंगी तो तत्काल अंदर कैमरा भेजा जाएगा, लाइट्स के साथ कैमरा जाएगा और कैमरे की नज़र से ये देखा जाएगा कि अंदर क्या स्थिति बन रही है, वहाँ कोई लोग हैं भी कि नहीं हैं। उसके बाद अगर वहाँ कुछ ऐसा नज़र आता है तो फिर 1.5 फीट का होल करके लोगों को, फिर जो अपने जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको नीचे भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि रेस्क्यू किस तरह से हो सकता है। क्योंकि उसमें स्लस और मलबा बहुत है तो इसलिए मुश्किल भी बहुत है, तो किस तरह से वहाँ हो पाएगा। तो जब ये बिट्स निकल आएंगी और कैमरा और लाइट्स अंदर जाएंगी तो तब उसके बाद एक निर्णय होगा कि कौन सी रणनीति पर आगे बढ़ना है। जी प्राची। बिल्कुल अजीत, देखिए उसके बाद ही चीजें तय हो पाएंगी कि आखिर अब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 8 की बात। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी में अब होमगार्ड को वर्दी की जगह भत्ता मिलेगा। पुलिसकर्मियों की तर्ज पर वर्दी भत्ता दिया जाएगा। अभी तक शासन स्तर पर होमगार्ड्स को वर्दी दी जाती थी, अब होमगार्ड्स को हर 3 साल में एक बार भत्ता दिया जाएगा। भत्ते के तौर पर 3000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब वर्दी नहीं मिलेगी होमगार्ड्स को, बल्कि वर्दी के लिए अब भत्ता दिया जाएगा। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 25,000 का गो तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गो तस्कर से स्कूटी, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि शातिर बदमाश चलते फिरते गोवंश को उठाकर जंगल ले जाकर गोकशी किया करता था और पुलिस को लंबे समय से इस गो तस्कर की तलाश थी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। कार सवार 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। तो ये अहम खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जिनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर ग्रेटर नोएडा से और एक प्रयागराज से, जहां ग्रेटर नोएडा में गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है, तो वहीं प्रयागराज में 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जरूर पुलिस की गिरफ्त में आया है, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे।